आज हम चर्चा कर लेते हैं आबंद लंबाई, आबंद कोण और आबंद ऊर्जा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तीनों ही टॉपिक जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अच्छे टॉपिक हैं और एक ही बार में आपको पूरा वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएंगे। आबंद लंबाई, आबंद कोण और आबंद ऊर्जा, तीनों टॉपिक को सिस्टमेटिक तरीके से इस वीडियो में करेंगे। तो आबंद लंबाई क्या है? सबसे पहले आबंद लंबाई किसे कहते हैं? होता क्या है कि कोई भी परमाणु होते हैं, जैसे कि ये लिया मैंने हाइड्रोजन एटम, ये लिया मैंने हाइड्रोजन एटम, एक मिनट मिटा देता हूँ। ये हाइड्रोजन एटम लिया और ये हाइड्रोजन एटम, इनके बीच में ये जो है इसको कह रहे हैं अपन बंध। अब ये आबंद लंबाई क्या है? तो किसी अणु में दो परमाणु, जैसे कि एक परमाणु हाइड्रोजन ये और दूसरा परमाणु हाइड्रोजन का ये, इनके नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कह रहे हैं? आबंद लंबाई। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। किसी अणु में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को आबंद लंबाई कहते हैं। बस मतलब कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनके परमाणुओं के नाभिकों के बीच की डिस्टेंस को आबंद लंबाई कह दिया। अगर मैं कहूँ कि क्लोरीन क्लोरीन की बात करूँ, तो इन दोनों परमाणुओं के ये नाभिक इसका हो गया और दूसरा का नाभिक ये हो गया, और इनके बीच की डिस्टेंस है, इसको क्या कह दिया? आबंद लंबाई। सिंपल कॉन्सेप्ट है आबंद लंबाई का। ओके, ऐसे ही आबंद कोण है ना। आबंद कोण की जब बात करेंगे तो क्या कंडीशन क्या होगी कि कोई अणु है, उसमें कोई केंद्रीय परमाणु, जैसे केंद्रीय परमाणु, जैसे कि ये बी ले लिया और ये केंद्रीय परमाणु हो गया और इससे दो और परमाणु जुड़े हुए हैं। तो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए दो परमाणुओं के जो ये केंद्रीय परमाणु है, इससे ये अलग अलग परमाणु जुड़े हुए, इनके बंधों के बीच के कोण को क्या कह रहे हैं? आबंद कोण। केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं के बंधों के कोण को क्या कह रहे हैं? आबंद कोण कह रहे हैं। तो ये आबंद कोण की ये डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, आबंद कोण कि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु से संलग्न दो निकटवर्ती, किसी केंद्रीय परमाणु से संलग्न दो निकटवर्ती आबंधों के मध्य के कोण को आबंद कोण कहते हैं। जैसे ये CH4 कह रहे, ये CH4। तो किसी अणु में केंद्रीय परमाणु से संलग्न दो निकटवर्ती आबंधों के मध्य के कोण को हम कहेंगे आबंद कोण। सिंपल कॉन्सेप्ट। ऐसे आबंद ऊर्जा की जब बात करेंगे तो होगा क्या कि किसी अणु में इस बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा लगेगी, उस लगने वाली ऊर्जा को आबंद ऊर्जा कहेंगे। कि इस बंध को तोड़ने के लिए इतनी ऊर्जा लगी, तो वो उसकी आबंद ऊर्जा। या कोई अणु बन रहा है परमाणु से, तो जब अणु बनता है और बंध बनता है तो उस समय क्या होता है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो बंध बनने में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है किसी अणु में, परमाणुओं से बंध बनने में जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी उसे आबंद ऊर्जा कहेंगे। या बंध के टूटने में जो ऊर्जा लगेगी, अवशोषित होगी, उसे आबंद ऊर्जा कहेंगे। मतलब बंध तोड़ने के लिए तो ऊर्जा लग रही है, बंध के बनता है तब ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा निकलती है। तो इन तीनों के बारे में, आबंद लंबाई, आबंद कोण, आबंद ऊर्जा के बारे में डिटेल में चलो चर्चा करते हैं। ये सबसे पहले बात करें आबंद लंबाई। आबंद लंबाई क्या होता है? डेफिनेशन दे रखी है ये। किसी सहसंयोजक अणु में किसी आबंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को आबंद लंबाई कहते हैं। इसका मान, आबंद लंबाई का मान अंगस्टान में, जो डिस्टेंस होती है उसको अंगस्टान में बता सकते हैं, पिकोमीटर में बता सकते हैं, सेंटीमीटर में बता सकते हैं, मीटर में बता सकते हैं, जो भी है इन मात्रों को द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मान परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या और बंध की प्रकृति, जैसे एकल बंध, युग्म बंध या तिर्यक बंध दूरी आदि पर निर्भर करता है। आबंद लंबाई का मान है ना, अलग अलग कंडीशन हो सकती है। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे जैसे बंध संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे आबंद लंबाई कम होती जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि इन तीनों में सबसे कम आबंद लंबाई किसकी है, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की है ना। बंधों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे जो एटम से जो है वो पास पास आते जाते हैं। तो ये है कि बंध की प्रकृति, जैसे एकल बंध, युग्म बंध या तिर्यक बंध
दूरी आदि पर निर्भर करती है आबंध लंबाई। द्विपरमाणुक अणुओं के लिए इसका मान दोनों परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। जैसे कार्बन परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कितनी, 0.77 है, ठीक है, कितनी है, 0.77 है, और क्लोरीन की कितनी है, 0.98। तो अगर मैं कहूं कि एक कार्बन है और एक क्लोरीन जुड़ा है ना, तो ये रेडियस कितनी दे रखी है, ये रेडियस आपको मिल गई, त्रिज्या मिल गई 0.77 अंगस्थान, और ये क्लोरीन का परमाणु ले लिया तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो है 0.99 अंगस्थान हो गई। तो दोनों को जोड़ लो, तो इन दोनों को रेडियस को जोड़ेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, नाभिकों के बीच की दूरी, और ये नाभिकों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आबंध लंबाई। जोड़ सकते हैं 0.99, 0.99, 0.77, तो 7 और 9 जो होते हैं 16, और फिर 7 और 9 जो होंगे वो कितने होंगे, 16 का जो एक कैरी ले लिया अपनों ने, 16, 16 और 1 17, और ये हो जाएगा 1.76, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये आबंध लंबाई कितनी हो जाएगी, 1.76। तो यही कुछ दिया हुआ होगा यहाँ पर आगे, ये 1.76 कार्बन और क्लोरीन के बीच की तो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी, देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच की डिस्टेंस 1.76 दे रखी है, क्योंकि कार्बन की जो रेडियस है वो कितनी 0.77 है, क्लोरीन की कितनी है 0.99 है, दोनों को जोड़ दिया तो इन कार्बन और क्लोरीन के बीच की बंध लंबाई निकल गई। अगर मैं कहूं कि ये जो है कार्बन और कार्बन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो एक कार्बन की कितनी होती है रेडियस 0.77 और दूसरा वाला कार्बन उसकी भी 0.77 रेडियस, तो दोनों को जोड़ लेंगे 0.77 और 0.77, तो 1.54 डिस्टेंस निकल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1.54 अंगस्ट्रान में, ठीक है। एथेन में कार्बन कार्बन आबंध लंबाई 1.54 अंगस्ट्रान होती है, और मेथिल क्लोराइड मतलब CCl बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.76 अंगस्ट्रान है, ओके। आबंध लंबाई, अब ये तो हो गया आबंध लंबाई के बारे में डेफिनेशन, पूरी चर्चा हो गई है। अब हम बात करें कि आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कारक हैं, कौन कौन से कारक जो है जिनसे आबंध लंबाई जो है प्रभावित होती है। सबसे पहले बात करूं मैं कि संयोजित परमाणुओं की ऋण विद्युतताओं में अंतर, ध्यान से देखिएगा इनको, संयोजित परमाणुओं की ऋण विद्युतताओं में अंतर। ऋण विद्युतताओं में अंतर, तो अगर कोई एटम से जुड़े हुए हैं जैसे कि ए और बी दो एटम है, इनकी ऋण विद्युतताओं में अंतर अधिक होता है ना, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, तब बंध लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अंतर जो है, यदि आबंधी परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है तब बंध लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। दूसरी कंडीशन है बंध क्रम या बंध की बहुलता। तो बंध क्रम किसको कहते हैं कि जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1.54, क्लियर है। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहां पर कितनी दे रखी है 1.34 अंगस्ट्रान, और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो बंध लंबाई कितनी दे रखी है 1.20 अंगस्ट्रान। तो जैसे जैसे बंध संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आबंध लंबाई कम होती जाएगी। संकरण का प्रभाव, अगला है संकरण का प्रभाव। अब संकरण के प्रभाव में क्या होगा कि जैसे कि कोई sp संकरण है, sp2 संकरण है या sp3 संकरण है, या ये भी इसी से समझ सकते हैं कि इस पर तो sp3 संकरण है। इस कंडीशन में कार्बन कार्बन यदि डबल बॉन्ड है तो कौन सा संकरण होगा, sp2, ये sp2 संकरण होगा, और यहां पर कौन सा होगा, sp संकरण होगा। तो जब sp संकरण है तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है कि आबंध लंबाई क्या हो रही, कम हो रही है। तो यही बात है कि संकरण की द्विबंध व त्रिबंध के लिए यह मान एकल बंध वाले मान की तुलना में क्रमशः 0.67 और 0.60% होता है। मतलब ये होता है द्विबंध और त्रिबंध के लिए यह मान एकल बंध की तुलना में और ये हो जाता है। मतलब अनुनाद का प्रभाव, नेक्स्ट अनुनाद के कारण। तो अनुनाद का कॉन्सेप्ट जो है मैंने बताया था आपको, अनुनाद के लिए पहले वाले लेक्चर में, मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, अनुनाद। तो बेंजीन में अनुनाद के बारे में चर्चा करी थी, बेंजीन के आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत वाले वीडियो में।
तो होता क्या है कि यहाँ पर बेंजीन में हर कॉर्नर पर कार्बन बैठा हुआ है विद्यमान। तो ये कह सकते हैं कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो यदि इस फिनोमिना से देखिए तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 1.54 अंगस्ट्रान और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कितनी होनी चाहिए 1.34 अंगस्ट्रान। लेकिन रिजोनेंस के कारण इन दोनों का एवरेज आनी चाहिए, लेकिन एवरेज से भी कम आती है। कितनी आती है? अनुनाद के कारण इस 1.40, यहां पर भी 1.40 और ये वाली भी 1.40, मतलब डबल बॉन्ड का भी 1.40, सिंगल बॉन्ड का भी 1.40 अंगस्ट्रान जो बॉन्ड लेंथ आ रही है। तो अनुनाद के कारण क्या कह रहे हैं कि जिन यौगिकों में अनुनाद विधि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वहां बंध लंबाई कम हो जाती है। 1.54 से कितनी होगी? 1.40। जैसे बेंजीन में कार्बन कार्बन बंध दूरी 1.54 के स्थान पर कितनी हो रही है? 1.30 अप्रॉक्स या 1.40 लगभग ये होती है। ओके, तो आबंध लंबाई का इंपोर्टेंस क्या है? क्या इंपोर्टेंस है, महत्व क्या है कि किसी आबंध लंबाई से यह ज्ञात होता है कि बंध कितना प्रबल है। अगर मतलब बंध की लंबाई ज्यादा है तो कहते हैं कि बंध दुर्बल होगा, और बंध की लंबाई कम है तो बंध होगा स्ट्रॉन्ग, प्रबल। तो किसी आबंध लंबाई से यह ज्ञात होता है कि बंध कितना प्रबल है, और आबंध लंबाई अधिक होने पर यह कहेंगे कि बंध कितना दुर्बल है। ठीक है, हम कंपैरिजन करेंगे किसी में कि यहां पर जैसे कि ये कहूं कि एक तो लिया मैंने HF, है ना, या फिर कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक लिया हमने ये क्लोरीन क्लोरीन, और एक लिया मैंने ब्रोमीन ब्रोमीन। तो इन दोनों, इस ब्रोमीन का आकार बड़ा होता है, तो इन दोनों के नाभिक के बीच की दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। और यहां पर क्लोरीन क्लोरीन की बात करें तो इन दोनों के नाभिक के बीच की दूरी क्या होगी? कम होगी, जो भी होगी अंगस्ट्रान में होगी। तो इन दोनों में से वीक बॉन्ड कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि इसकी बंध लंबाई क्या है? ज्यादा है, और इसकी बंध लंबाई क्या है? कम है। कहने का मतलब यह है कि किसी आबंध लंबाई से यह ज्ञात होता है कि बंध कितना प्रबल है। आबंध लंबाई अधिक होने से बंध दुर्बल हो जाता है, बस, और कुछ नहीं देखना है इसमें। यह कहानी खत्म हो गई किसकी? आबंध लंबाई के बारे में, पूरी खत्म। चलिए अब हम बात करें आबंध लंबाई की कहानी के बाद में, अब आबंध कोण की बात करें। क्या करें, इसको मिटाने का देखना पड़ेगा जुगाड़, इससे ये तो मिट जाएगा। आबंध कोण, चलिए आबंध कोण के बारे में चर्चा करते हैं अब। बॉन्ड एंगल, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि BeCl2, यहाँ पर आबंध कोण जो है वो 180 डिग्री का है। अमोनिया की बात करेंगे तो यहाँ पर बंध कोण जो है अप्रोक्स 107 डिग्री का होता है बंध कोण। तो अलग अलग जगह अलग अलग आबंध कोण मिलेगा। तो है क्या आखिर ये आबंध कोण? तो किसी अणु में केंद्रीय परमाणु, किसको पकड़ो? केंद्रीय, केंद्रीय कोण हो जो बीच में होता है। जैसे कि ये लिया मैंने CH4, ये लिया CH4, यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट होता है। 28 मिनट मतलब लगभग 109 डिग्री, 109.5 डिग्री की अप्रोक्स। 28 डिग्री मतलब आधा डिग्री, 28 मिनट मतलब आधा डिग्री, मतलब 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। तो आबंध कोण क्या है कि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु से संलग्न दो निकटवर्ती आबंधों के मध्य बने कोण को आबंध कोण कहते हैं। और आबंध कोण का मात्रक क्या होता है? डिग्री, कि 50 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी होगा वो डिग्री। अब आबंध कोण मुख्यतः निम्न कारकों पर निर्भर करता है। एक है केंद्रीय परमाणु की संकरण की अवस्था। क्या संकरण की अवस्था है केंद्रीय परमाणु की?
जैसे CO2, CO2 में कौन सा संकरण होता है? CO2 में sp संकरण होता है। कौन सा? sp। तो जब आपको sp संकरण मिलेगा तो अधिकतर में बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा? 180 डिग्री का, है ना। जैसे BF3 लिया, ये BF3 की स्ट्रक्चर ऐसे होगी, तो BF3 का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का। ठीक है। CH4 को पकड़ेंगे, इसमें संकरण है sp2। CH4 की बात करेंगे तो CH4 में संकरण है sp3, तो इसका बंध कोण जो होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अलग अलग कंडीशन, अलग अलग चीजें। तो कार्बन, बोरान, कार्बन क्रमशः यहां पर कार्बन है वो sp संकरित अवस्था में, तो कौन सा? sp, sp2, sp3, है ना। इस पर sp2 संकरण है, देखना ध्यान से, इस पर sp2 संकरण है, यहां पर sp संकरण है, और इस जगह जो मैंने कहा कि ये sp3 संकरण है। तो sp, sp2, sp3 संकरित अवस्था में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन अणुओं के अबंध कोण sp की कंडीशन में अपनों ने मान लिया 180 डिग्री है। FBF कितना है? 120 डिग्री का, और ये वाला 109 डिग्री 28 मिनट। HCH ये कितना है? 109 डिग्री, 109.5 डिग्री कुल मिला के, तो ये हो गया। ओके, अब क्या होगा, आगे बात करते हैं कि संकर ऑर्बिटल में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो इस पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहां पर भी इस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर तो चारों बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है। CH4 में चारों बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है, बॉन्ड पेयर है। इनको क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर कहते हैं। चारों बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इनको कहेंगे बॉन्ड पेयर। और यहां पर क्या हो रहा है? 3 तो बॉन्ड पेयर है, बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, और इसमें होता है एक लोन पेयर अमोनिया में। तो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होता है, जिसके कारण बंद कोण अब 109 डिग्री 28 मिनट न रखकर कितना हो गया? 107 डिग्री का हो जाता है। ये फर्क पड़ जाता है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है, इसलिए अबंध कोण 109.5 डिग्री का होना चाहिए, किंतु इसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति के कारण यह घटकर कितना हो गया? 109 डिग्री से घटकर 109.5 डिग्री से घटकर कितना हो गया? 107 डिग्री हो गया। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म से भी क्या हो रहा? बॉन्ड एंगल इफेक्ट हो रहा है। अब बंधित परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, नेक्स्ट, बंधित परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता हो क्या रहा है कि जैसे कि NH3 की बात करें, ये लिया मैंने NH3 ये NH3 एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसमें। फिर बात करूं PH3 की, ये PH3, इसके पास भी एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। फिर बात करूं ASH3 की, ये ASH3 ले लिया। अब यहां पे अपन ये देखेंगे सभी में, तीनों में अगर मैं देखूं तो तीनों में एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है। ये एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर 3, लेकिन इन सभी तीनों का एंगल अलग अलग हो गया। बॉन्ड एंगल इसका तो है 107 है, इसका दिखेगा आपको 93.5, और इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 91.8। क्यों हो रहा है? क्योंकि केंद्रीय परमाणु जो है उसकी साइज अलग अलग है। यहाँ पे जैसे जैसे नीचे चल रहे केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ता जा रहा है, और आकार बढ़ने के कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ता जाएगा, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ने के कारण जो है बॉन्ड एंगल घटता जाएगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? घट रहा है। यहाँ पे 107 डिग्री, यहाँ पर 93.5 है, यहाँ पे 91.8 है। तो यही बात लिखी हुई है कि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता भी आबंध कोण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। क्या हो रहा है? जो सेंट्रल एटम है उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। नीचे चलेंगे तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है? नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक। तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती जा रही है। कम होने के कारण एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा, और प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। तो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता भी आबंध कोण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। जिन अणुओं में केंद्रीय परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं उनके आबंध कोण लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण द्वारा अपेक्षाकृत कम होते जाते हैं। तो NH3 का आपको 107.3 डिग्री मिलेगा, PH3 का 93.5, ASH3 का 91.8 और SBH3 का 91.3 डिग्री। ये हो गया। तो ये कहानी किसकी है? आबंध कोण की, बॉन्ड एंगल की। ठीक है, जो बात मैंने बताई वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से कम होती है, इसलिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण फास्फोरस में अधिक होता है। फलस्वरूप PH3 का बंध कोण NH3 से अधिक होगा।
अब इस आबंध कोण का उपयोग कहाँ पे है, इसका उपयोग कहाँ पे करें अपन? तो आबंध कोण का उपयोग अणु की संरचना व सममिति निर्धारित करने में होता है। आबंध कोण से तो पता चलेगा कि भाई कोई रेखी है, कोई पिरामिडीय है, किसी का कोई पंचभुजी द्विपिरामिडीय है, कोई समतल त्रिकोणीय है, कोई त्रिकोणीय द्विपिरामिड है। तो जो भी अपन शेप देखते हैं किसी भी अणु का, तो किसके आधार पर? आबंध कोण का उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे कि मैं कहूँ कि ये BeCl2, ये BeCl2, ठीक है, तो आबंध कोण 180 डिग्री पे है। अब 180 डिग्री पर फिट है तो इसकी आकृति कैसी है भाई? रेखीय है। बाउंड एंगल का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया में ये H और ये H इस कंडीशन में है, तो बॉन्ड एंगल से ही पता चलेगा कि इसकी जो शेप है वो किसी पिरामिडी है। तो आबंध कोण का उपयोग अणु की संरचना व सममिति निर्धारित करने में किया जाता है। इसके मान से ऑर्बिटलों में संकरण की भी पता चलती है कि कौन सा संकरण है। संकरण तथा बंधों के आयनिक गुण आदि का भी ज्ञान होता है। इसका निर्धारण इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन विवर्तन आदि विधियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बचा अपना आबंध ऊर्जा। बहुत बढ़िया है टॉपिक ये भी, बॉन्ड एनर्जी आबंध ऊर्जा। सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, तो आबंध ऊर्जा का कुछ ज़्यादा ये नहीं है। आबंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी, अभी जस्ट चर्चा हुई थी अपनी बॉन्ड एनर्जी के बारे में। ये बंध को तोड़ना हो या बंध का बनना हो, तो किसी अणु में दो परमाणुओं के बीच उपस्थित आबंध के बनने में, बनेगा कब? जैसे कि ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन दूर दूर है और ये पास में आके ये क्लोरीन और ये क्लोरीन बंध बना दिया। तो जब बंध बनता है तब क्या होती है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसे बंध की आबंध ऊर्जा कहेंगे। दूसरी कंडीशन है कि किसी अणु के दो परमाणुओं के बीच उपस्थित बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस बंध की क्या कहते हैं? आबंध ऊर्जा कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसका मात्रक क्या होता है बंध को तोड़ने के लिए? एनर्जी का, एनर्जी के लिए किलो कैलोरी प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल होता है। ओके, अब आगे चर्चा करें आबंध वियोजन ऊर्जा और औसत आबंध ऊर्जा। ये चीज की भी जानकारी हमें होना जरूरी है। आबंध वियोजन ऊर्जा और औसत आबंध ऊर्जा। अब जब आबंध वियोजन ऊर्जा की बात करेंगे तो कुछ भी नहीं है, कोई भी एटम है, दो एटम्स हैं, उनके बीच के बंध को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसको कहेंगे आबंध वियोजन ऊर्जा। डिसोसिएशन एनर्जी, बंध को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है आबंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब एक बात हो रहा है कि औसत आबंध ऊर्जा किसे कहते हैं? औसत आबंध ऊर्जा, तो जैसे कि मैं ले लूं कि ये CH4 लिया मैंने, CH4, अब ये जो है ना CH4 में सभी बंध एक साथ नहीं टूटेंगे, एक एक करके बंध टूटेगा। तो सबसे पहले एक H निकला तो ये हो रहा है क्या? CH3, और एक H अलग हो गया, इसके बीच का बंध टूट गया। फिर क्या होगा? ये वाला बंध टूटेगा कि CH और ये H और एक हाइड्रोजन और निकल गया, है ना, ये निकल गया, फिर एक और निकल गया, फिर लास्ट में ये CH और ये एक H और निकल गया, और लास्ट में सिर्फ ये C अलग हो जाएगा और ये H भी अलग हो जाएगा। कुल मिला के ये है। ध्यान से समझना, एक बार और समझा देते हैं। जैसे ये लिया मैंने CH4 का एक एक हाइड्रोजन निकलेगा। पहले एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा अपने पास? CH3, मतलब ये CH3H ये वाला बॉन्ड टूटा। फिर दूसरी कंडीशन में अपने पास ये चीज बची, तो इसमें से ये CHH रह गया और एक हाइड्रोजन ये अपनों ने तोड़ा, ये हाइड्रोजन तोड़ दिया। फिर पहली बार में ये हाइड्रोजन तोड़ा, दूसरा ये, फिर क्या किया? इन दो CH2 में से एक CH तो ये रहा और एक हाइड्रोजन ये निकल गया। लास्ट में ये CH बचा, उसमें से ये कार्बन अलग हो गया और ये हाइड्रोजन अलग हो गया। तो जब स्टार्टिंग में जो तोड़ा अपनों ने बॉन्ड ये CH3H के बीच का, तो उस कंडीशन में डिसोसिएशन एनर्जी कितनी थी अपने पास? 102। कितनी लगी? 102 किलो जूल प्रति मोल। फिर CH2H बचाइए, CH2H, तो यहां पर कितनी लगी? 105 किलो जूल प्रति मोल। फिर इसको तोड़ने के लिए, ये वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो यहां पे क्या होगा? CHH बॉन्ड है ना, कौन सा बॉन्ड है? CHH। तो यहां पर जो एनर्जी लगी वो लगी 108,
और फिर यहाँ लास्ट वाला जो CH बंद तोड़ा, CH बंद, उसके लिए लगी अपने पास 83। तो अलग अलग बंद को तोड़ने के लिए 4 बंद थे, तो चारों बंद को तोड़ने के लिए एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक जगह अपनी एनर्जी कितनी लगी 102, दूसरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी लगी अपने पास 105, तीसरे बंद को तोड़ने के लिए कितनी लगी 108, और लास्ट में कितनी लगी 83। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत इन चारों को जोड़ दो, बटे कर दो 4, औसत निकल जाएगा कि औसत आबंद ऊर्जा ये हो गई, और कुछ नहीं है। ऐसे निकालते हैं औसत आबंद ऊर्जा। ओके, ये तो टोटल इनको जोड़ा 108, 105, 102, 83, इन सभी को जोड़ा तो कितना आया 398, और 398 डिवाइडेड बाय कर दिया 4, तो 99.5 किलो कैलोरी प्रति मोल इसकी औसत आबंद ऊर्जा आ गई है। हर बंद को तोड़ने के लिए अलग अलग तरह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी, मालिक्यूल की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है वो। तो इस मध्यमान ऊर्जा को औसत आबंद ऊर्जा कहते हैं, और इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ई से। और आबंद वियोजन ऊर्जा को डी से और इसको ई से, दोनों तरह की एनर्जी हो गई। तो किसी द्विपरमाणु अणु में डी व ई के मान बराबर होते हैं। अब द्विपरमाणु है तो अब यहां पर तो सिर्फ एक ही तो तोड़ना है अपने को बंद, तो यहां पर डी ले या ई ले, बात एक ही है। लेकिन बहुपरमाणविक अणु है तो उसका एक एक बंद तोड़ेंगे तो अलग अलग जगह अलग अलग एनर्जी लगेगी। समझ में आ गया ना? द्विपरमाणु अणु में डी हो या ई हो एक ही लगेगी, क्योंकि एक ही बार लग रहा है। औसत निकालो भले उसका, ये निकालो, एनर्जी वही रहेगी, डिसोसिएशन एनर्जी। मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आएगी। इसके लिए जो भी डी भी वही रहेगी और ई भी वही रहेगी, लेकिन इसके लिए डी अलग है क्योंकि हर एक बंद को तोड़ने की अलग अलग है, और ई जो है वो क्या है, औसत निकल गई कि इतनी ई निकल गई, ये हो जाएगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आबंद ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। आबंद ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो मेरी बात सुनना, अगर कोई रस्सी लगा रखी है तो एक रस्सी के बदले दूसरी भी बांध दे और तीसरी भी बांध दे तो मजबूत हो जाएगी रस्सी हो तो यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैं कहूँ कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कौन से बंध को तोड़ने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी लगेगी? ट्रिपल बॉन्ड को। तो अतिव्यापन में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों की संख्या एवं परिणाम, तो अतिव्यापित होने वाले ऑर्बिटलों की संख्या व अतिव्यापन के परिमाण जितना अधिक होगा बंद ऊर्जा उतनी होगी। उदाहरण सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसको बंद तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, फिर सी डबल बॉन्ड सी, और फिर सी सी। कुल मिला के इस पर कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp, यहाँ पर sp2 और इस पर sp3। ये होता है, ये चीज होती है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगी, फिर डबल बॉन्ड को, फिर सिंगल बॉन्ड को। ओके, आगे और पॉइंट है प्रभावित करने वाले कारकों में। संकर ऑर्बिटलों की आकृति, संकर ऑर्बिटलों की आकृति। नेक्स्ट, अगर कहीं पर कोई बंध जो है, कोई बंध sp3 ऑर्बिटल के अतिव्यापन से बन रहा है, तो जैसे कि मैं कहूं कि कार्बन कार्बन के बीच का बंध है वो इसका sp3 और इसका sp3 दोनों के अतिव्यापन से बना। ओके, ये कार्बन कार्बन के बीच का बंध है, कार्बन कार्बन के बीच का बंध है, सॉरी ये कार्बन है 1 2 और ये 3, इस तरीके से। या फिर sp3 ओवरलैपिंग हो रही है, ये sp3 और दूसरा sp3 है, और इसकी ओवरलैपिंग से अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और एक कंडीशन हो रही है कि sp2 और sp2 ओवरलैपिंग हो रही है यहां पर, या ये sp2 और ये sp2। एक कंडीशन ये है कि ये sp और ये sp, तो यहां पर sp ओवरलैपिंग हो रही है, कहीं पे sp2 हो रही है, कहीं पे sp3 हो रही है, तीनों जगह अलग अलग कंडीशन है। तो मजबूत बंध कौन सा होगा? ये वाला मजबूत बंध होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ये लिखा हुआ है कि sp3 ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से बने बंध की बंध ऊर्जा sp2 और sp ऑर्बिटलों से बने बंध की बंध ऊर्जा से क्या होती है? कम होती है
है ना, आबंध ऊर्जा जो है कम होती है, यहाँ पे कम होगी, कम लगेगी एनर्जी, बंध को तोड़ने में कम होती है, क्योंकि sp3 ऑर्बिटलों में p स्वभाव अधिक होता है, होने के कारण अतिव्यापन अधिक परिमाण में होता है। ये वाला पॉइंट गलत है वैसे। एस संकर ऑर्बिटलों की आकृति, sp3 ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से बने बंध की बंध ऊर्जा जो है sp2 और sp2 से क्या होती है, कम होती है, कम होती है, यहाँ पे ये कम होती है लिखेंगे। जितना p कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, है ना, यहाँ पे p कैरेक्टर जिसमें इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड जो है ये वीक होगा और ये वाला बॉन्ड जो है ये स्ट्रांग होगा। इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने की कंडीशन में, है ना। अब अगला है ऑर्बिटलों में अतिव्यापन का प्रकार। यदि बंध समाक्ष अतिव्यापन होता है, दो कंडीशन होती है अतिव्यापन के लिए, एक तो समाक्ष और एक पार्श्ववर्ती। ध्यान से देखना, ये जो p ऑर्बिटल का जो समाक्ष अतिव्यापन ये है, इसको कहूंगा मैं समाक्ष अतिव्यापन। जैसे एक pa और एक pa, इसको क्या कह रहा है, समाक्ष। और ये कंडीशन जो होती है इसको कहते हैं पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। तो समाक्ष अतिव्यापन वाला जो बंध रहेगा वो सिग्मा बंध बनेगा और पार्श्ववर्ती से पाई बंध बनेगा। तो ये वाला जो होगा ये वीक बॉन्ड होगा और ये वाला होगा स्ट्रॉन्ग। तो ये लिखा हुआ है कि यदि बंध समाक्ष अतिव्यापन से बनता है तो इसकी बंध ऊर्जा पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से बने बंध की बंध ऊर्जा से क्या होगी, अधिक। नेक्स्ट है आबंधी परमाणुओं का आकार। सिंपल है, आबंधी परमाणुओं का आकार। अगर मैं कहूं कि आबंधी परमाणु है, उनका आकार बड़ा है तो बंध लंबाई ज्यादा होगी, और उनका आकार छोटा है तो बंध लंबाई कम होगी। तो बंध लंबाई ज्यादा होगी तो उनको तोड़ना आसान होगा। तो यही होगा कि परमाणु का आकार छोटा होने पर प्रबल बंध बनता है। छोटे आकार के परमाणु बहुबंध बनाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए ये अपने बंध की बंध ऊर्जा की क्षमता रखते हैं, है ना। इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी। नेक्स्ट है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति। जैसे कि ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति, एक ये हो गया एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण क्या होगा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होगा, तो इसके कारण इसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाती, थोड़ी सी नॉर्मल साइज से थोड़ी साइज इसकी बंध की बढ़ जाती। और बंध की अगर साइज बढ़ गई है तो दुर्बल हो गया बंध, और दुर्बल हो गया तो उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लग रही है। तो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण बंध लंबाई क्या होगी, बढ़ जाती है। और इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, कम एनर्जी लगेगी। तो कम एनर्जी लगेगी तो बंध ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, घटता है, कम एनर्जी लग रही है तो। ठीक है। अनुनाद ऊर्जा, किसी अणु की अनुनाद ऊर्जा जितनी अधिक होगी अणु उतना ही अधिक स्थायी होगा और उसमें उपस्थित बंध उतने ही अधिक प्रबल होंगे, और अधिक प्रबल होगा तो उस बंध को तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। नेक्स्ट है आबंध की ध्रुवणीयता। ध्रुवणीयता बोलो तो जैसे कि ये कोई बॉन्ड है और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसमें ध्रुवणता आ गई। तो आबंधित परमाणु के ऋण विद्युतताओं में जितना अधिक अंतर होगा बंध उतना ही छोटा होगा। ये पहले ही बताया जब आबंध लंबाई की बात करी थी, तो बंध उतना ही छोटा होगा, जिससे बंध ऊर्जा बढ़ जाती है ना। बंध ऊर्जा छोटा हो गया तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो बंध ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके उपयोग क्या है बंध ऊर्जा के? बंध ऊर्जा के मान से बंध की प्रकृति ध्रुवीय है अध्रुवीय है ये ज्ञात हो जाती है। अणु के स्थायित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है। बंध जल्दी टूट रहा है तो अणु अस्थायी है, बंध नहीं टूट रहा है तो अणु क्या है, स्थायी है। यौगिक की संभवन ऊष्मा की गणना की जा सकती है बॉन्ड एनर्जी से कि इसकी संभवन ऊष्मा कितनी होगी यौगिक की। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में पता चलता है कि किसी अणु में जितने ज़्यादा बंध टूटेंगे और जितने ज़्यादा नए बंध बनेंगे तो उस अभिक्रिया के होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और किसी अभिक्रिया में कम बंध टूट रहे और कम नए बंध बन रहे तो जल्दी हो जाएगी वो अभिक्रिया। तो इससे आबंध ऊर्जा से यह भी पता चलता है कि वो अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होगी। तो ये जो है सारी चीज़ें हो गई है आबंध ऊर्जा से रिलेटेड प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इस वाले पॉइंट में कुछ गलतियां थी वो सुधार लेना। तो ये हो गया पूरा का पूरा ही आबंध लंबाई, आबंध कोण और आबंध ऊर्जा के बारे में। चलिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।